बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या लंदन जो है सियासी सरगर्मियों का गढ़ बन गया है? नवाज शरीफ से बड़ी अहम शख्सियात जो हैं वो मुलाकातें कर रही हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो इनके आर्टिकल 62(1)(f की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। उनके सदर मोहम्मद यासीन बून ने दोबारा ऐलान किया कि आइंदा हफ्ते वो पटिशन तैयार हो जाएगी, मुशावरत मुकम्मल हो गई है। तो कितने फ़ीसद चांस है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो हैं उनकी जो ताहयात नहली है या जो भी दीगर लीडरान या सियासतदान हैं उनकी ताहयात नहली जो है वो ख़त्म हो सकती है इस दरख्वास्त के नतीजे में। लेकिन इससे पहले दुखी दिन है आज 16 दिसंबर का। सकूत डाका हुआ था 16 दिसंबर को। हमने बहरहाल वो सारी तारीख जो है आपके इल्म में है। और फिर APS में एक सान्या हुआ था, कोई 149 लोग जो वहाँ शहीद हो गए थे, 132 उनमें बच्चे थे। एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है जिसके नतीजे में फिर धरना भी ख़त्म हो गया था APS वाला। APS का जब वाक़या हुआ है तो इमरान खान का जो धरना था इस्लामाबाद वाला वो उसके बाद ख़त्म हो गया था। इन्होंने ऐलान किया था जनाब कोई कौमी यकजहती और दुखी दिल के साथ कोई ऐलान फरमा के चल गए थे। APS का जो सान्या है एक बड़ा सान्या है, लेकिन जो ढाके वाला सान्या है वो उसके ज़ख्म जो हैं वो मुंदमिल नहीं हो रहे। ये भी बच्चे हमारे ही बच्चे थे। APS वाला जो इशू था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वज़ीर आज़म को भी बुलाया था नवंबर में। तो 20 अक्टूबर को इसी साल जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। इंटरिम आर्डर था उन्होंने कि वो जो लोग हैं जिनके बच्चे वहाँ शहीद हुए थे तो वो मुतमिन नहीं हैं। वो कहते हैं कि जनाब इंक्वायरी करवाएं और इसका तयन करें कि असल इसमें ज़िम्मेदार कौन था इस सान्या का, क्योंकि बहुत सारी उसमें जो सिक्योरिटी के खामियां हैं वो नज़र आती हैं कि इधर भी आर्मी वो कैसे आ गए फिर सारा कुछ कर करा के। और ये भी एक साजिशी थ्योरी में तो इसको कहूँगा कि एक साजिशी थ्योरी ये भी है कि जनाब क्योंकि सकूत डाका में हजीमत का सामना करना पड़ा था हमारी फ़ौज को और मशरक़ी पाकिस्तान में हथियार डालने पड़े थे, जनरल नियाज़ी साहब होते थे। तो बहरहाल उस पर भी कई कहानियाँ हैं कि जनाब उनको हथियार फेंकने के लिए कहा गया था या नहीं, सीज़ फायर के लिए कहा गया था। और नियाज़ी की अपनी एक स्टोरी है, जहिया खां कहता था एक बुज़दिल आदमी है, वो खुद को टाइगर कहता था। वो एक अलग एक लंबी बहस हो जाएगी फिर। तो इसमें यह भी एक साजिशी थ्योरी है कि जनाब जो APS है ये कोई ऐसा सान्या जैसा वाक़या देखें ना। आज हम सकूत डाका के साथ APS का भी जिक्र कर रहे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल वाले जो सान्या हुआ था। तो वो कहते थे ताकि वो उस पर गर्द पड़ जाए। अब भी वो कहते हैं ड्रामे श्रामे बना रहे हैं कुछ तरह के, फिल्में वो जितनी मर्जी बना लें, वो जो एक ज़ख़म है वो ज़ख़म ही मैं बार बार उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ और कोई लफ्ज़ मुझे मिल नहीं रहा कि वो मुदमिन नहीं हो रहा। ये तो हो सकता है कि कोई और छोटा ज़ख्म लगा के पुराने ज़ख्म की तकलीफ़ जो है वो कम की जाए, लेकिन वो कम नहीं हो सकती। वो एक अपनी जगह पे। फिर यहाँ बड़क मार के आ गए वज़ीर आज़म APS वाले केस में कि जनाब कोई मुकद्दस गाय नहीं है, मैं कार्रवाई करूँगा, मुझे टाइम दें। उनका ठीक है 4 हफ्ते हैं तुम्हारे पास। तो जो हमने 20 अक्टूबर को हुक्म दिया था कि ज़िम्मेदारों को तयन करें और कार्रवाई करें तो करके आएँ। फिर जो दरख्वास्त लेके चले गए वहाँ, जनाब वो थोड़ा सा टाइम दे दें, हमने कोई कमेटी बना दी है। वो जो मुतासरीन हैं शहदा के वालिदैन या लवाहकीन, उनसे वो बात करेंगे और मामला वारन सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम फ्रेम दे दिया उनको। तो अब आते हैं सकूत डाका। सकूत डाका की जो तारीख है ना उसमें बड़े गुंजल पड़े हुए हैं। मैंने तो जो एनी शाहदीन हैं उनसे भी मुलाकातें कर रखी हैं कि वहाँ क्या हो रहा था बंगाल में, बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान में, और यहाँ मगरबी पाकिस्तान में क्या हो रहा था। एक तो यार ये बात है कि वहाँ कोई दफा शफा का इस तरह पाकिस्तान ने 1965 की जंग में भी उन्हें यही गिला था कि जनाब हमारे दफा के लिए तो यहाँ कुछ था ही नहीं। अगर मशरक़ी पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देता भारत तो हम तो रोक ही नहीं सकते थे उसको। तो इन्होंने कहा मगरबी पाकिस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान के दफा की एक पॉलिसी थी, बड़ी अजीबोगरीब पॉलिसी थी कि जनाब मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला होगा तो मगरबी पाकिस्तान से हम दफा करेंगे या हम इधर से अटैक कर देंगे, भारत को अपनी पड़ जाएगी। उनको नहीं सोचना। वैसे सोचने की बात यह है
कि जो 6 निकात हैं मुजीबर रहमान के, वो आए हैं 1966 में, यानी 66, 67, 68, 69, 70, 71, 4-5 साल में इतनी बड़ी तहरीक जो है वो कामयाब हो गई और एक मुल्क अलग हो गया हमसे। तो उसमें महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लें आप, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हैं उनके, मुजीबर रहमान शेख के, जब वो जेल में थे या क्या में बांग्लादेश से पहले के, उनमें वो क्या थे, 6 निकात क्या थे, करारदाद मकासद इस्लामी कानून तक एक बड़ी मुस्तनद किताब है। और फिर महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट है, फिर फ्राम जिन्ना टू ज़िया जस्टिस मुनीर की किताब है, और फिर मुख्तलिफ जो रहे हैं ज़िया खां वगैरह के साथ, और उस वक्त के हकाम थे, जनरल आज़म वगैरह के बयान आपको मिल जाएंगे, साहबजादा यकूब अली ख़ान के मिल जाएंगे, और रऊफ़ रहमान अली के जो हैं वो मिल जाएंगे। इन सब की मैं समरी एक आपको बता सकता हूँ कि ये मामला असल में तो पता है, कायदे आज़म जब वहाँ गए हैं क्या में पाकिस्तान के बाद, तो वो उर्दू और बंगला ज़बान का मसला बन गया। वो मामला 1956 में सेटल हो गया था। 1956 का जब आईना है तो वो मामला सेटल हो गया। उन्होंने कहा जनाब कि 2 ज़बानें पाकिस्तान की, कौमी ज़बानें और सरकारी ज़बानें होंगी, कौमी ज़बानें उर्दू और बंगला। वो मामला 1956 में सेटल हो गया था, जिसको 2 साल बाद उठा के फेंक दिया अयूब खान ने मार्शाल्लाह के ज़रिए। बंगालियों के साथ जो कहते हैं कि उनको नौकरियों के और दीगर मसाइल, उस पर मैंने एक प्रोग्राम किया था पिछले दिसंबर में शायद। अबू साले मोहम्मद अकरम साहब जो है उनका जिक्र किया था, वो जस्टिस थे, सीनियर मोस्ट थे, सर अब्दुल रशीद के बाद जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उनकी बारी थी। लेकिन गुलाम मोहम्मद साहब जो है वो उनको बनाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक शातराना ब्यूरोक्रेटिक चाल चल के मलका, उस वक्त तो आइन नहीं आया था 1956 का, मलका बरतानिया को मुझे चीफ जस्टिस एक भेज दें हमारे लिए। उस वक्त हम ताज बरतानिया के मुतहत थे जब तक आइन नहीं बनना था। तो अबू साले मोहम्मद साहब गए उनके पास, उनका जनाब मुझे पता चला कि आप मुझे पसंद नहीं करते, तो गुलाम मोहम्मद साहब से कहा गवर्नर जनरल से, तो आप ऐसा काम ना करें, तो मैं दस्तबरदार होता हूँ, लिख के दे देता हूँ कि मैं ये जो है हामिद खान साहब की किताब है जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसमें उन्होंने इस वाक़े का बड़ा तफसील के साथ जिक्र किया हुआ है। तो वो उन्होंने कहा ठीक है वो लिख के दे दे, उनका ठीक है जी मैं नहीं बनता। तो फिर उनकी जगह जस्टिस मुनीर, जिसे नज़रिया ज़रूरत वाले जस्टिस मुनीर साहब कहते हैं, वो उन्होंने फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाए थे। इस तरह के एक वाक़या नहीं है, बहुत सारे वाक़ हैं फ़ौज में ऐसे, जो अब यहाँ जो हमारे छोटे सूबे जो हैं पंजाब कोई के ख़िलाफ़ जो नारे और जो वो असल में वो यही कहते हैं कि शायद हम उनका, पंजाब वाले जो हैं वो उनको उनके हकूक़ पूरे नहीं दे रहे। लेकिन वो पंजाब से बात निकल के उनकी तरफ चली गई है, रावलपिंडी की तरफ। सिर्फ पूरा पंजाब अब वो जो है गालियों के ज़द में नहीं होता, अब एक शहर जो है उसकी हद तक वो मामला होता है। लेकिन थोड़ी सी बात मैं ये करूँ, जब शेख मुजीबर रहमान यहाँ से रहा हुए हैं फैसलाबाद से, तो गुलाम मुस्तफ़ा खार साहब उन्हें उनसे मुलाकात के लिए गए थे और वो बड़े घबराए हुए थे। कहते हैं कि जनाब अजीम सरवर साहब एक रेडियो के होते थे, बाद में डायरेक्टर हो गए थे, वो उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे। वो कहते बड़े घबराए हुए थे, तो हमें एवं गुस्सा आ रहा था शेख मुजीबर रहमान पे। तो हमने कहा कि यार है तुसी तोड़ देता पाकिस्तान। उन्होंने कहा असी कितने तोड़िया, तुसी आप ही तोड़िया। मुझे बुरा था कि मैं पूरे पाकिस्तान की हुकूमत की बजाय सिर्फ एक सूबे पे, मशरकी पाकिस्तान पे हुकूमत करूं। इस तरह की बातें चाहते हैं। तो वहाँ थी जब वो गए हैं ना, उसके बाद पाकिस्तान के और उनके जो तल्लुकात थे इस हद तक बुरे नहीं थे। जैसे हसीना वाजिद साहबा जो हैं, जो अब वज़ीर आज़म है वहाँ की, उन्होंने जो आके वहाँ किया है कि ट्रिब्यूनल, जंगी ट्रिब्यूनल बना दिया, गड़े मुर्दे खाड़ने शुरू कर दिए, फांसियाँ हुई लोगों को जो पाकिस्तान की हिमायत कर रहे थे 1970 में। और फिर ये वो एक महदा था उनका, उनके वालिद साहब का पाकिस्तान के साथ, तो उसको भी वायलेट किया। ये 5 अप्रैल से 9 अप्रैल 1974 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे। और उसमें जो इनके वज़ीर ख़ारजा थे बांग्लादेश के, मुजीबर रहमान के वज़ीर ख़ारजा
कमाल हुसैन साहब, उन्होंने ये वाज़े तौर पे ऐलान किया था और उसमें लिखी हुई है चीज़ उस माहदे में कि इंसानी हमदर्दी के तहत बांग्लादेश ने ये फ़ैसला किया है कि 1971 के जो वाक़यात हैं उनकी बुनियाद पर किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। और इससे कबल वहाँ कोई 195 पाकिस्तानियों को जंगी जराइम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था। फिर वो छोड़ दिए थे उन्होंने, लेकिन हसीना वाजद ने दोबारा आके ये कट्टा नए सिरे से खोल दिया है। तो बहरहाल उस वक्त जो सियासी सूरत हाल थी वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में, वो मैं उस दौर के अखबारात 2-3 जो हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ये 3 मुख्तलिफ जो हैं कटिंग्स हैं, मशरक़ अखबार की हैं कुछ और। ये आप देख लीजिए क्या सूरत हाल थी। बशानी साहब को उस वक्त पैसे लगाए जा रहे थे। ये जो सिद्दीकी साहब हैं, AR सिद्दीकी, उन्होंने ये फरमाया है कि जनाब जनरल उमर जो हैं, असद उमर दबाजी, इसके ज़रिए कुछ रकूम तकसीम की थी याहिया खान ने, और इलेक्शन फिर ये हार गए रकूम। सरदार कयूम साहब इनके बड़े पसंदीदा थे और बशानी को कुछ पैसे लगाए थे, और एक साहब कोई और थे, वो कहते हैं कि जनाब जब वो इलेक्शन हार गए तो बड़ा याहिया खान ने उनकी क्लास ली कि वो पैसे कितने गए जेडे उत्थे वंड दे रहे हैं, तो फिर इलेक्शन क्यों हार गए। वो इलेक्शन बहरहाल एक जो भी सूरत हाल थी, जो कटिंग्स अखबारात की दिखा रहे हैं हम, उनमें बशानी साहब का एक बयान आपको नज़र आया होगा। वो कह रहे हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान को करारदाद लाहौर, यानी जैसे करारदाद पाकिस्तान बाद में हम कहते रहे, उसमें स्टेट्स का लफ्ज़ था ना कि जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ इस्लामी रियासतें, तो वो कहते हैं हमें जनाब मशरक़ी पाकिस्तान को खुद मुख्तारी दें। ये बात वो कर रहे हैं, और ये बात खुद मुख्तारी वाली बात या ढीली डाली सी कन्फेडरेशन की जो बात है, ये तो अयूब खान के दौर से शुरू है बात। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। और फिर याहिया खान साहब ने जिस दिन इलेक्शन हुए थे उस दिन का जनाब ये कहते हैं कि बड़े फेयर इलेक्शन थे। उन्होंने बाकायदा यही जैसे 2018 के इलेक्शन में नए पाकिस्तान के ट्वीट किए गए थे ISPR के और मुबारकबादें दी गई थी, उसी तरह याहिया खान साहब ने फरमाया था कि नज़रिया पाकिस्तान के हामियों को वोट दें। ये आप देख सकते हैं जो उन दौर के उस दौर के जो अखबारात थे। बहरहाल बात बड़ी लंबी हो जाएगी। तो वही वो मैंने कहा 1956 में आइन में सारा कुछ हो गया। ये अल्ताफ़ क्रैश साहब उर्दू डाइजेस्ट वाले जो हैं, ये इन्होंने कई 69 में किया था उनका इंटरव्यू, ये रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं। तो वो ये कहते हैं कि जनाब मुजीबर रहमान ने ये कहा था कि जनाब 1956 का आइन बहाल कर दें, मामला ठीक हो जाएंगे। और तो फिर मैंने पूछा कि 6 निकात किधर जाएंगे, उनके 6 निकात कोई कुरान या बाइबल है या आसमानी सिफ़ा है, उस पर नज़रसानी हो सकती है। और करारदाद मकासद से इस्लामी कानून तक जो एक मुस्तनद किताब में समझता हूँ उसको, उसमें ये लिखा हुआ कि जो याहिया खान है, सॉरी वो जो शेख मुजीबर रहमान है, वो 6 में से 5 से तकरीबन दस्तबरदार हो गए थे अपने निकात में से। और वो ऐसी कोई अलहदगी लूदगी वाली बात ज़रा उनसे ज़्यादा तो कहते हैं बशानी साहब के बयानात जो हैं वो सख्त होते थे। और फिर अयूब खान ने जब जस्टिस मुनीर को वज़ीर कानून बनाया है अपना, और फ्राम जिना टू ज़िया, वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे 1962 में रमीज़ुद्दीन एक कोई साहब थे मिनिस्टर उनके पास भेजा। और ये जस्टिस मुनीर कहते हैं कि मुझे अयूब ने कहा कि यार बंगाली हैं तो कोई तरीका है जान छुड़ाने का, कोई ऐसा कोई हल लभो, कन्फेडरेशन वगैरह बना लो। फिर रमीज़ुद्दीन साहब के साथ वो गए जनाब के आप मैंने बात की कन्फेडरेशन वगैरह की, और उन्होंने कहा कि यार तुसी अलहदा होना तो हो जो, असी अकलीयत तो तुसी अकलीयत आज़ादी मांगती है। कैसे अजीब बात है कि आज़ादी मांगती है अकलीयत। अक्सरियत ने ये पहला मौका था जहाँ अक्सरियत अकलीयत से आज़ादी मांग रही थी। वो इसीलिए कि अकलीयत ने वहाँ डोमिनेट किया हुआ था हर चीज़ पे। जैसे मैंने अबू सालेम मोहम्मद अकरम, जब मैं उनका नाम लेता हूँ तो मैं आप दीदा हो जाता हूँ कि कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी उस बंदे ने। तो फिर हम उद्दरमान साहब की बात देख लें, वो बहरहाल वो फिर एक मामला चल पड़ा उस तरफ 6 निकात। फिर दूसरी बातें, जब 6 निकात की बात हो रही थी तो करार वो एक मैंने पढ़ा है कि वो उनसे कहा किसी ने अयूब खान से कि जनाब फिर ये जो आपका सदारती निज़ाम है ये लै दे गया सारे तो बड़ा काम ख़राब हो गया।
तो मशरक़ी पाकिस्तान में हालात ख़राब हो रहे हैं। तो अयूब खान ने कहा कौन सा मशरक़ी पाकिस्तान, केड़ा मशरक़ी पाकिस्तान, यानी उनके जहन में जो मैं बात कर रहा हूँ ये भी सोहरावर्दी गद्दार, फातिमा जिन्ना गद्दार। देखें ना, फातिमा जिन्ना ने इलेक्शन लड़ा है, शेख मुजीबर रहमान साइकिल पे कैंपेन चलाते थे, उनके साथ थे, उनके जलसों में होते थे। ये मैंने कहा ना 66 से 71 तक चंद एक सालों में एक पूरा अलग हो गया। इसका मतलब ये है कि बशानी का जो मैंने हवाला दिया कि बशानी को पैसे भी देंगे थे, बशानी खुद मुख्तारी की भी गल करता सी। इसका मतलब है कि एक प्लान पहलों का तैयार सी। सियासतदानों को इस्तेमाल किया गया या सियासतदान उसमें इस्तेमाल हो गए। वो जब, और ये देखें कि वहाँ जो खुद मुख्तार मशरक़ी पाकिस्तान की बात है वो सबसे पहले किसने की थी? मेजर ज़िया रहमान, जो बाद में ज़िया के दौर में जनरल ज़िया रहमान के नाम पे हुकूमत करते रहे बांग्लादेश में। और उन्होंने अपने कर्नल को, जो कमांडेंट थे, जंजुआ शायद समझो के नाम था उनका, तो वो उनको उन्होंने कत्ल करके रेडियो से ऐलान करवा दिया। दो ही तो बड़े शहर थे वहाँ, ढाका और चिटागांग, और चिटागांग में उन्होंने ये बगावत करके सारा मामला सीधा पदरा कर दिया। अब इस तारीख को सीधा करके पढ़ाने की ज़रूरत है। ये ड्रामे और फिल्में, ये ज़ाहिर है कोई माइंड मेकिंग कर सकते हैं, बच्चों का जहन बना सकते हैं, लेकिन जब बच्चे असल तारीख की तरफ जाएंगे, जब वो थोड़ा सा खंगालेंगे मामलात को, तो फिर इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी, अयां हो जाएंगी। सियासतदानों का भी कसूर हो सकता है, लेकिन उन लोगों का जिनका मैंने जिक्र करके पैसे दिए, उन्होंने कहते ये बड़े फेयर इलेक्शन सी, जनरल उमर के जरिए पैसे देते रहे। यहिया खान साहब, ये हामिद मीर साहब ने अपने कालम में इसका एक जिक्र किया, पुराना कालम है उनका, आजकल में दोबारा फिर वो ये चल रहा है। हमूद रहमान ने जिन लोगों के नाम लिखे वो देखे कौन है। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट ऐसा शाया नहीं हुई, लेकिन वो उसको आप कह लें कि उसके बहुत सारे जो हिस्से हैं वो छप चुके हैं। तो उसमें भाई ये अल्लाह माफ़ करे, सारे ही कसूरवार हैं। और भुट्टो साहब पर एक इल्ज़ाम है कि इधर तो उधर हम, उन्होंने ऐसी बात ही कोई नहीं की थी। कुछ स्याको सबाक से हट के आज़ाद एक अखबार था अभी, उसने जनाब एक लीड लगा दी, वो अपोजिशन ने बाद में 77 के इलेक्शन में उसको वो इस्तेमाल किया कि लगता था जनाब वो भुट्टो ने तोड़ा है। भुट्टो का भी मे भी उस तरह मुस्बत किरदार ना रहा हो मामलात को संभालने में, लेकिन उनके ऊपर हुक्मरानी तो यहिया खां की थी, फौजी थे हुक्मरान। वहाँ भी आप जिनका जनरल अजीम राव फरमान और उनका जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, बांग्लादेश यकूब साहबजादा यकूब अली खां का, वो सारे उनसे पूछे कि क्या हो रहा था बांग्लादेश में, मशरक़ी पाकिस्तान में। मगर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो 62(1)(f जिसके तहत पनामा वगैरह में और जहांगीर तरीन वगैरह को नहल किया गया था, ताहजात नहल के सादक और अमीन नहीं है। ये 62(1)(f यही है कि जनाब अगर कोई बंदा सच्चा ना हो, फासक हो, ईमानदार ना हो, तो वो असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसमें उम्र ये नहीं लिखा हो कितनी देर के लिए नहल होगा। जनाब इसका मामला 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा आ चुका है, इसका फैसला दिया जा चुका है। अब ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मोहम्मद हसन बून साहब ने ये कहा है कि जनाब हमारे ख्याल में ताहजात नहली कोई चीज़ नहीं होती, इस आर्टिकल की तशरीह की ज़रूरत है। या तो पार्लियामेंट जो है वो 2 तारीख तरीके से इसमें तरमीम करके बता दें कि जनाब इससे मुराद 1 दफ़ा नहली है, 2 दफ़ा, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, जैसे तौहीन अदालत वाले आर्टिकल में उन्होंने ये शामिल की चीज़ कि जनाब उससे मुराद 5 साल सज़ा पूरी होने के बाद वो दहल हो जाएगा। इसमें भी वो ये कहते हैं कि 1 साल के लिए बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी भी हैं, इसमें उन्होंने अपने असासे छुपाए, लेकिन उन्हें 1 साल के लिए नायल किया गया। उसके लिए मैं इफ्तिखार की माँ की एक मिसाल देता रहूँ। अब ये जो है ना 62(1)(f वाला ये मामला साकिब निसार साहब के दौर में भी आया था। ये 2018 की बात है। नवाज शरीफ को भी नोटिस हुए थे, लेकिन इन्होंने बड़ी शाइस्तगी के साथ बाइकाट कर दिया। तो उन्होंने कहा पहली गल तो है कि 2-3 बंदे ਜਿਹੜੇ बैठे ने एजाज अली हसन ते अजमत सईद साहब, तो ये तो कोई गड़बड़ करनगे, तो मैं तो एतराज़ कर देंदा, लेकिन क्योंकि मैच फरीक ही नहीं, इसलिए मैं नहीं बनना। जो भी फैसला होगा वो ठीक था उस वक्त फैसला उनका
कि जो भी फैसला होना था असरअंदाज तो इन पे भी उसने होना था फैसले। तो वो जस्टिस हाकम निसार थे, मिस्टर जस्टिस अजमत सईद साहब थे, जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब थे, एजाज अल एहसन साहब थे, सजाद अली शाह साहब थे। उन्होंने इसकी तशरीह कर दी थी कि 62(1)(f के तहत नाअहली का मतलब ताहयात नाअहली है, हमेशा के लिए नाअहली है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस दरख्वास्त को, आइनी दरख्वास्त को कि मेंटेनेबिलिटी जो है उसमें भी कि काबिल समात है या नहीं है, पहले तो यही बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ख्याल में वो फैसला दे चुकी है। लेकिन ये कहते नहीं 5 रुकनी बेंच को हम नहीं मानते, आप फुल कोर्ट बैठे, पूरी अदालत बैठे, फिर फैसला करें। अगर मेंटेन हो जाती है तो फिर मैं समझता हूँ कि चांस जो हैं 50-50 कह लें या 50 और 60 के दरमियान आप कह लें कि इसके मंजूर होने के चांस मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मेंटेनेबिलिटी पे फैसला हो जाता है कि हाँ जी दोबारा इसको हम रिव्यू कर सकते हैं, तो इसका मतलब मैं ये लूँगा कि दरख्वास्त के मंजूर होने के चांसेस 51 से 60% के दरमियान मैं उसको कहूँगा। रौला चौला काफ़ी बढ़ेगा, लेकिन वहाँ अभी कुछ सीटें खाली भी हैं। अगर वो भी फिल हो जाती हैं, कौन जजेस आते हैं, किस माइंड के आते हैं, जजेस का भी ज़ाहिर एक जहन होता है, उसके मुताबिक चलना होता है। और फिर जो बात मैं कर रहा हूँ कि जनाब गढ़ बन गया है लंदन नवाज शरीफ की वजह से पाकिस्तानी सियासत का, और मखदूम साहब भी मिल के हैं, अहमद महमूद साहब, उनके तो ज़ाती तल्कात भी बड़े हैं, 2 घंटे मुलाकात हुई के रहनुमा है। इस पर कि वहाँ क्या चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे अगले व्लॉग में। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।